नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, पूरा डिक्टेशन लिखिएगा। 10 मिनट रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि स्किल टेस्ट का डेट भी आ गया है, दिसंबर में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आज पहली बार खेती की ओर कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे पहले भी गांधी जी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है, श्री साठे साहब के गांधी जी से नहीं। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 20 महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहां गई थी? वे उस समय भी तो इस लोकसभा के सदस्य थे। महोदय, अन्य लोगों की तरह किसानों की भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने पिछले 30 सालों में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर गुजारा करता है। इसी तरह 20 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोला गया है। गांव में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसमें दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिकायत संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए ना कोई ऋण दिया जाता है और ना कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी समस्या उनके लिए होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिया जाए कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा? सभा का संघनित संस्करण होने के नाते अपने कार्य और स्वरूप में समितियां अपना विशेष महत्व रखती हैं। वे प्रचार प्रसार और दलीय पूर्वाग्रहों से दूर रहकर मौन साधक की तरह अपने अन्वेषण कार्य में लगी रहती हैं। शासन के आलोक में कार्यक्रम और योजनाओं का तटस्थ और वस्तुपरक मूल्यांकन करने वाले इन निकायों के प्रतिवेदनों को प्रायः गंभीरता से लिया जाता है। प्रशासन की मूल्यों, खामियों और विफलताओं पर पैनी निगाह रखकर ये जनहित की वाजिब रखवाली करती हैं। संसदीय लोकतंत्र में उनके लिए जो भूमिका और दायित्व निर्धारित किए गए हैं वे इतने गंभीर और संवेदनशील होते हैं कि इनके कार्यकरण में व्यवधान अथवा विकार भयंकर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
इसलिए उनकी सिफारिशों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने पिछले 1 वर्ष में अपने कई प्रयास किए हैं। मैंने प्रथम बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता में सम्मिलित है। मैंने जुलाई 1994 में शकधर समिति की सिफारिशों पर खुला विचार विमर्श करने की दृष्टि से सभापतिगण एवं वित्तीय समितियों के सदस्यों को एक संगोष्ठी में आमंत्रित किया था। जो निष्कर्ष इसमें उभर कर सामने आए उनके क्रियान्वयन के लिए अगस्त में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और समिति शाखाओं को सक्षम और अनुभवी अमला उपलब्ध कराया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। अनेक वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने में उन्हें जहां सफलता मिली, वहीं परीक्षण से संबंधित अधिक जटिल उपयोगी मुद्दे हाथ में लिए जा सके। कामकाज में सुधार का अभियान अभी जारी है। इसमें आप सबका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। प्रशासन पर कार्यपालिका और कार्यपालिका पर विधायिका की पकड़ और अधिक कारगर ढंग से बन सके, इस लिहाज से विषम समितियों में के गठन की आवश्यकता है। इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अंत में मैं विभिन्न सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी क्षमता से निभाएं और इस दिशा में गतिरोध महसूस होने पर वे अपने सुझाव दें। हम उन्हें सर्वदलीय व्यापक विचार विमर्श से दूर करने का प्रयास करेंगे। समिति प्रणाली के सतत व्यवहार से यह परिलक्षित हुआ है तो कहीं अंशतः अपने प्रयोजन में निष्फल भी हुई है। लोकतंत्र में सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती है, अतः वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली और जन अपेक्षाओं को यथासंभव पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनी अपनी भावना और जरूरत के अनुरूप संसदीय प्रणाली का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। मेरे विचार से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। प्रजातंत्र प्रणाली के साथ साथ संसद और विधानमंडल का कार्यभार बढ़ने लगता है और विभिन्न कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगता है। तब सदन द्वारा यह विचार किया गया कि ऐसा इस संबंध में क्यों हो रहा है और क्यों कार्य को निपटाना असंभव लग रहा है। तभी यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि बनाकर ऐसी समिति का गठन करे जो संबंधित विषय पर विस्तृत विचार करके उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हो गया, जिसका उपयोग आज विश्व की अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा मानव गुण को उजागर करती है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अन्य बुराइयों को दूर करके शिक्षा प्रगतिशील समाज की रचना में योगदान करती है। भाग्यवादिता और हीन भावना का अंत होने से मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है। यद्यपि आज की गतिविधियां अत्यंत तीव्रगामी हैं, जीवन की गतिशीलता के लिए शिक्षा कठोरक का कार्य करती है। आज प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उपकरण अति आवश्यक हो गया है और शिक्षा ज्ञान का प्रसार करके विकास के नए रास्ते प्रशस्त करता है। मानव आज शिक्षा की सहायता से ही ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए धरती से अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का स्वप्न शिक्षा द्वारा ही साकार हो सकता है। नदियों के रुख को मोड़ना, पर्वतों के शिखरों तक पहुंचना, सागर की छाती को चीरकर समुद्री संपदा प्राप्त करना आदि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के लिए संभव हो सका है। जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना और राष्ट्र के विकास की राह में निरक्षरता को सबसे बड़ी अड़चन मानते हुए संविधान में उसे जड़ से दूर करने का पवित्र संकल्प लिया गया है। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्षों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान लागू हुए लंबा अरसा बीत चुका है, फिर भी
अब तक देश में बहुत से बच्चे अशिक्षा के अंधकार में भटक रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा रूपी इमारत की पहली मंजिल होती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा इमारत की दो अलग अलग मंजिल है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों प्राथमिक शिक्षा की पहली मंजिल पर खड़ी है। अगर नीचे की मंजिल कमजोर हो तो इमारत अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जीवन के उत्थान के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर के लिए मानसिक भोजन के बराबर मानी जानी चाहिए। इसके बिना शरीर का विकास अधूरा रहता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1985 में अपनी स्थापना के बाद से ही प्रारंभिक शिक्षा पद्धति की अनिवार्यता और उसकी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपको एक मैटर जरूर ट्रांसक्राइब करना है। जब तक आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे आपको एक्यूरेसी और स्पीड पता नहीं चल पाएगा। तो 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा। एग्जाम आपका दिसंबर में नजदीक आ चुका है तो प्रैक्टिस। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।